Hello, good morning, everybody, and welcome to all of you at KS Murari GS. आज फिर मैं न्यूट्रिशन चैप्टर में मिनरल्स, मिल्क, फाइबर, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले के एपिसोड में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के रूप में हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स। और आज के इस एपिसोड में मैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिनरल्स की बात करूंगा। फिर मिनरल्स के बाद फाइबर यानी रुक्षांश, और फिर दूध यानी मिल्क के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण है और इससे कई कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न पूछते रहते हैं। तो चलिए मिनरल की बात करता हूं। खनिज 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 एक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मिनरल इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मानव शरीर में कुल 29 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में कुल 29 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। कुल 29 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है। और ये जो 29 प्रकार के जो खनिज जिसकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, यह मिट्टी में स्वतंत्र और यौगिक रूप में उपस्थित रहता है। यानी खनिज मिट्टी में स्वतंत्र या यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। यौगिक कंपाउंड, फ्री और कंपाउंड यौगिक के रूप में विद्यमान होते हैं। मिनरल मिट्टी में स्वतंत्र या फिर यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक खनिज है वो भोजन द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है। मानव शरीर में खनिजों को भोजन द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है। भोजन द्वारा अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन यानी लिया जाता है। किया जाता है। इन खनिजों का जो मुख्य कार्य है वह मानव शरीर में उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करना है। खनिजों का मुख्य कार्य जो है मानव शरीर में उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। मानव स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक खनिज है उसकी एक एक करके मैं चर्चा करता हूं। जैसे एग्जाम्पल खनिज का कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, फेरस,
जस्ता, जड़न, कोबाल्ट, आयरन, हो गया, आयोडीन, फास्फोरस। तो ये सारे कुछ खनिज है जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए आवश्यक होता है और इसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा खनिज शरीर में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के रूप को कंट्रोल करने के लिए जो कार्य करता है वो उसका क्या फंक्शन है, किस कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए एक एक करके मैं चर्चा करता हूं। आप लोगों से यह गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद इस वीडियो को पसंद आने पर आप कमेंट करते हुए, इसको लाइक करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए कॉमनली चलता हूं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात करता हूं। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इस तीनों को कॉमन रूप से चर्चा। तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीन जो है, ये तीनों खनिज मानव शरीर में जल वैद्युत अपघटन के रूप में कार्य करते हैं। जल वैद्युत अपघटन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में कार्य, यानी जल वैद्युत अपघटन, हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में कार्य करते हैं। सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम जो है वह मानव शरीर में हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में कार्य करता है और शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। ये तीनों जो खनिज है शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है, जल के संतुलन को बनाए रखता है। जल के संतुलन को बनाए रखता है। साथ ही ये खनिज तंत्रिका तंत्र में आवेगों के संचरण के लिए भी आवश्यक होते हैं। साथ ही ये तीनों खनिज तंत्रिका तंत्र के आवेगों इम्पल्स को संचारित या संचरण करने के लिए आवश्यक है। संचरण, मूवमेंट करने के लिए आवश्यक है। हमारे नर्वस सिस्टम का जो इम्पल्स है उसको मूवमेंट करने के लिए ये सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आवश्यक होता है। आप देखते होंगे कि शरीर में यदि पानी का बैलेंस कम हो जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस काम नहीं करता है सोडियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से और मैग्नीशियम की कमी से, तो तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता है और जब काम नहीं करता तो व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहता, उठ खड़ा नहीं होता है। तो नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स है उसका मूवमेंट करने के लिए जो है सो ये तीनों खनिज आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो मिनरल है उस पर चर्चा करता हूं। नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम 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 हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर में दांतों एवं हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है कैल्शियम। और साथ ही साथ जो कैल्शियम जो है वह ब्लड क्लॉटिंग में भी मेजर रोल प्ले करता है। यानी ये कैल्शियम रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग
ब्लड क्लॉटिंग में भी सहायता करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी सहायता करता है। और इस खनिज की कमी से ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी होती है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी होती है। ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी होती है। ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी होती है। ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी होती है, यानी कि हड्डी के संबंध में बीमारी होती है। इस बीमारी की जांच हेतु, ऑस्टियोपेरोसिस की जांच हेतु बीएमडी टेस्ट किया जाता है। जांच के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। बीएमडी टेस्ट होता है बोन मिनरल डेंसिटी, बोन बी फॉर बोन, एम फॉर मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। कैल्शियम की कमी से जो ऑस्टियोपेरोसिस होता है उसके लिए बीएमडी टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, लोहा यानी Fe पर चर्चा करता हूं। लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, जो उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो लोहा Fe, लोहा जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के लिए, शरीर में रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मैच्योरिटी के लिए आवश्यक है। तो लोहा जो खनिज है वो रक्त में हीमोग्लोबिन की आवश्यकताओं के लिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की परिपक्वता के लिए आवश्यक है। मैच्योरिटी, परिपक्वता के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन की मैच्योरिटी के लिए लोहा आवश्यक है। और ये हीमोग्लोबिन मानव रक्त में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में ऑक्सीजन O2 के वाहक के रूप में कार्य करता है, के वाहक के रूप में कार्य करता है। O2 कैरी करने के लिए जो ब्लड में रिस्पॉन्सिबल है वो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है शरीर में रक्त का कलर लाल दिखता है। तो हीमोग्लोबिन की परिपक्वता के लिए प्रश्न यदि पूछेगा, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है उसकी मैच्योरिटी के लिए कौन सा खनिज उत्तरदायी है? तो लोहा है। लोहा के कारण ही हीमोग्लोबिन की उपस्थिति शरीर में रहता है। इस खनिज की कमी से, यानी लोहा की कमी से, एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया यानी रक्ताल्पता, यानी रक्त की कमी वाला बीमारी। रक्ताल्पता यानी एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया नामक बीमारी होती है। और इस खनिज का जो मेजर सोर्सेस है वह पालक है, नींबू है, टमाटर है। Fe का स्रोत पालक, स्पिनच, नींबू, टमाटर, इन सबों में प्रचुर मात्रा में Fe यानी लोहा पाया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट
मिनरल्स के रूप में देखते हैं तो आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन। आयोडीन हमारे शरीर में या हमारे आयोडीन की आवश्यकता हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है T3 एंड T4 के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला थायराइड ग्लैंड से स्रावित यानी सेक्रेट होने वाला हार्मोन T3 एंड T4 के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। T3 एवं T4 के संश्लेषण के लिए, के निर्माण के लिए, सिंथेसिस, संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्लैंड से जो सेक्रेट होने वाला जो हार्मोन है T3 एंड T4, उसके लिए जो है सो आयोडीन आवश्यक है, उसका संश्लेषण करने के लिए आवश्यक है। T3 T4 ये हार्मोन वाले टॉपिक्स पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। हार्मोन वाला चैप्टर जो हमारे शरीर में नियंत्रक एवं समन्वयक का कार्य करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का जब मैं क्लास लूंगा, वीडियो दूंगा तो उसमें इसका डिटेल में दूंगा और आप उसको प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और इस आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड फूल जाता है और जब थायराइड ग्लैंड फूल जाता है तो उस बीमारी को ग्वाइटर कहा जाता है, घेगा बीमारी, यानी घेगा नामक ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। इसलिए आयोडीन युक्त भोजन लेना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि नमक में आयोडीन युक्त आयोडाइज्ड साल्ट का उपयोग करते हैं, डॉक्टर भी सलाह दें। अगला जो खनिज है फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस सारे फैक्ट है और इस फैक्ट से संबंधित कई बार प्रश्न पूछता है मिनरल्स के बारे में। चलिए, फास्फोरस, फास्फोरस हमारे दांतों और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। जिस तरह से कैल्शियम, फास्फोरस हमारे हड्डियों एवं दांतों के लिए, दांतों के विकास के लिए आवश्यक है, विकास के लिए आवश्यक है। और इसका जो मुख्य स्रोत है चावल, चीज, मूंगफली, सोयाबीन, हरी सब्जियां। फास्फोरस का जो स्रोत है चावल, चीज, मूंगफली, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन, इन सबों का उपयोग करने से हमारे भोजन में फास्फोरस की मात्रा रहती है जो हमारे हड्डियों और दांतों के विकास के लिए आवश्यक होता है। चलिए एक और कर लेते हैं, जिंक, जस्ता। ये भी अकार्बनिक पदार्थ है, जस्ता खनिज है। जस्ता हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन को सही ढंग से कार्य करने के लिए अति आवश्यक होता है। जस्ता हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन
इंसुलिन हार्मोन का सही ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक है। हार्मोन का सही ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक है। इंसुलिन हार्मोन सही ढंग से कार्य करे, इसके लिए जो सो जस्ता आवश्यक है। और इस जस्ता का जो मुख्य स्रोत होता है वो समुद्री भोजन, लौकी, खीरा, तरबूज, पंपकिन, वाटरमेलन, तरबूज, खीरा, जो पानी युक्त जो फल रहता है उसमें प्रचुर मात्रा में जस्ता की उपस्थिति रहता है। चॉकलेट, कोक, हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, इसीलिए लोगों के शरीर में इंसुलिन हार्मोन को सही ढंग से एक्टिवेट करने के लिए जो सो जस्ता की आवश्यकता पड़ती है। और जस्ता जो समुद्री भोजन, लौकी, तरबूज, खीरा, चॉकलेट, इन सारे भोज्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करने से जस्ता की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। आगे आइए कोबाल्ट की बात कर लेता हूं। कोबाल्ट CO, जिसका संकेत है रासायनिक संकेत CO। कोबाल्ट यह जो मिनरल्स है वह मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC, रेड ब्लड कॉर्पल्सस के लिए आवश्यक होता है। कोबाल्ट मानव रक्त में RBC, रेड ब्लड कॉर्पल्सस, RBC की परिपक्वता के लिए आवश्यक है। होता है। प्रश्न यदि पूछेगा RBC की मैच्योरिटी के लिए कौन सा आवश्यक है, तो कोबाल्ट। और यह जो कोबाल्ट जो है सो जो पाया जाता है स्रोत में दूध, मांस, मछली, अंडा, इन सबों में कोबाल्ट की उपस्थिति रहती है। तो इस प्रकार से कुछ मिनरल्स की चर्चा आप लोग किए। ऐसे तो हमारे शरीर में जो है कुल 29 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, जिसमें ये कुछ महत्वपूर्ण खनिज है जो हम भोजन के रूप में लेते हैं। आगे आइए फाइबर की बात करता हूं। फाइबर जो न्यूट्रिएंट के रूप में हम लोग देखते हैं, पोषक तत्व के रूप में फाइबर यानी रुक्षांश, रेशा फाइबर, रेशा या रुक्षांश। फाइबर रेशे युक्त भोज्य पदार्थ होता है। फाइबर रेशा युक्त भोज्य पदार्थ होता है। रेशा युक्त भोज्य पदार्थ होता है जो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। रेशा यानी फाइबर पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है, जिससे हमें ऊर्जा की तो प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी इस फाइबर से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन ऑर्गेनेल है
जो एक ऑर्गेनेल है आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल को सुरक्षा प्रदान करता है। एलिमेंट्री कैनाल को सुरक्षा प्रदान करने में फाइबर मेजर रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ ये तो एलिमेंट्री कैनाल को तो प्रोटेक्शन करता ही, प्रोटेक्शन देता ही है, साथ ही साथ जो भोजन से जल का अवशोषण में भी सहायता करता है। फाइबर भोजन से, भोजन के साथ जो जल रहता है, भोजन से जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम मिल्क या फूड में मेजर रोल प्ले करता है, अवशोषण में भी सहायता करता है। इसीलिए खाने के साथ हम लोगों को सलाद लेना आवश्यक होता है, जो फाइबर होता है। और वो फाइबर जो होता है हमारे शरीर में जो भोजन जो प्राप्त करते हैं उसमें से जल का अवशोषण कर लेता है। इसीलिए ऑयली फूड लेते वक्त जो है सो सलाद के रूप में यानी फाइबर का उपयोग करना चाहिए। और इसका फाइबर का स्वाभाविक है जो स्रोत है वो फल और सब्जियां, फाइबर। तो इस तरह से फाइबर भी हमारे भोज्य पदार्थ में शामिल होते हैं। लेकिन यह पाचन क्रिया में तो सहायता करता ही है, लेकिन इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। और ऊर्जा नहीं मिलती है लेकिन एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। साथ ही साथ भोजन के साथ जो जल जाता है उस जल का अवशोषण करने में, ऑब्जर्प्शन करने में जो है सो फाइबर मेजर रोल प्ले करता है। चलिए अब एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ के रूप में दूध की चर्चा कर लेता हूं। मिल्क, दूध। दूध दूध एक कोलाइडी मिश्रण है। दूध एक कोलाइडी मिश्रण है। कोलाइडी मिश्रण है। और कोलाइडी मिश्रण में क्या होता है, जो विलय होता है, विलय का कण जो है सो विलयन में जो सो टेढ़े मेढ़े जिगजैग स्थिति में रहता है। और विलय का जो सॉल्वेंट है उसका जो आकार जो होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। और यह जो है काफी हल्केपन, जो घुलने वाला पदार्थ होता है पानी में या लिक्विड में, तो वो काफी हल्केपन के कारण जो है सो पेंदी में नहीं बैठता था। ऐसे मिश्रण को जो है, ऐसे विलयन को जो है सो कोलाइडी विलयन, ये कोलाइडी मिश्रण कहा जाता है। इसीलिए कहता है कि दूध एक कोलाइडी मिश्रण होता है। और दूध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दूध का सफेद रंग प्रोटीन के कारण होता है, और वो प्रोटीन है केसीन नामक प्रोटीन। दूध का सफेद रंग केसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। केसीन नामक प्रोटीन के कारण, केसीन नामक प्रोटीन के कारण। केसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। और ये केसीन नामक जो प्रोटीन है इसमें फॉस्फोलिपिड्स कंटेनिंग फास्फोरस और कैल्शियम की उपस्थिति रहता है इस प्रोटीन केसीन में। यानी दूध में जो है सो फास्फोरस और कैल्शियम की उपस्थिति भी रहती है। गाय का दूध का पीला रंग होना
पीला रंग, देखिएगा हल्का पीला रंग होता है। तो पीला रंग जो होना है उसके लिए विटामिन ए और विटामिन B2 उपस्थिति के कारण होता है। तो पीला रंग जो होता है विटामिन ए और विटामिन B2, ये दो ऐसे विटामिन है जिस कारण से गाय का दूध में जो है सो पीलापन दिखता है। तो विटामिन ए एंड विटामिन B2 के उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। और ये जो विटामिन ए एंड B2 है या जो सो कैरोटीन से संश्लेषित होता है, जो कैरोटीन से संश्लेषित होता है, सिंथेसिस होता है, कैरोटीन से सिंथेसिस होता है। और कैरोटीन इज ए येलो पिगमेंट, कैरोटीन ए टाइप ऑफ ये येलो पिगमेंट। यानी पित्त वर्णक कैरोटीन में रहता है जिस कारण से दूध गाय का दूध का रंग पीला होता है, जिसमें विटामिन ए और विटामिन B2 उपस्थिति रहते हैं। दूध में जो है लैक्टोज शुगर पाई जाती है। दूध में पूछेगा दूध में कौन सा सैकराइड्स किस प्रकार का शुगर पाया जाता है, तो दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है। लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर यानी शर्करा। दूध से जो दही बनता है उस बनने की प्रक्रिया को लैक्टोबैसिलस नामक लैक्टोबैसिलाइजेशन कहा जाता है। और उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण दूध जो है सो दही बन जाता है। ठीक, दूध से दही बनने की प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। दूध में जब लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो धीरे धीरे दूध जो है सो सैचुरेटेड होने लगता है, जमने लगता है, तो दही बन जाता है। और इस लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण ही दूध से दही बनता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध के स्रावन में सेक्रेशन में मेजर रोल प्ले करता है। एक प्रकार का हार्मोन है प्रोलैक्टोन हार्मोन। दूध के स्रावन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूध यानी दूध बनने में, दूध के स्रावन के लिए, सेक्रेशन के लिए सहायता करता है, सेक्रेशन के लिए। जिस किसी भी एनिमल में यदि दूध का सेक्रेशन करना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल है उसमें प्रोलैक्टोन जो है प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन की उपस्थिति के कारण ही दूध का स्रावन होता है। सर्वाधिक शर्करा या यूं कहे कि सबसे अधिक दूध का मीठापन जो होता है वह ऊंट के दूध में होता है। तो ऊंट का दूध में सबसे अधिक शर्करा रहता है, सर्वाधिक लैक्टोज शर्करा दूध की मात्रा की जब बात करते हैं, यानी लैक्टोज ऊंट के दूध में होता है। ऊंट के दूध में है पूछता है प्रश्न, ऊंट के दूध में होता है। जबकि सर्वाधिक मात्रा में
वसा भैंस के दूध में पाया जाता है, जबकि सर्वाधिक मात्रा में वसा यानी लिपिड या फैट भैंस के दूध में पाया जाता है, बफेलो भैंस के दूध में पाया जाता है। प्रश्न यदि पूछेगा किस प्रकार के दूध में, किसके दूध में सबसे अधिक फैट पाया जाता है, तो भैंस में। सबसे अधिक मीठा कौन सा दूध होता है, तो ऊंट का दूध होता है। दूध का रंग पीला, जो गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला होने का कारण जो है सो कैरोटीन नामक कैरोटीन संश्लेषण होता है, जिसमें विटामिन ए और विटामिन B2 की उपस्थिति रहता है। और केवल दूध का सफेद रंग पूछेगा तो कैसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग व्हाइट होता है, सफेद होता है। और कैसिन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, कैरोटीन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो इसमें येलो पिगमेंट की उपस्थिति रहता है। और दूध एक प्रकार का कोलाइडी मिश्रण है, कोलाइडी मिक्सचर है। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में, आज के इस एपिसोड में हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जो पोषक तत्व है उसकी चर्चा किया। इससे पहले के वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स था जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड विटामिन्स की चर्चा किया। तो कुल मिलाकर आप लोगों के साथ पोषक तत्व के विभिन्न अवयवों और विभिन्न विशेषताओं की चर्चा करते हुए मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया।